सोचिए जरा, बस 12 तक गिनना हम्म और फिर एकदम शांत ठहर जाना, हम्म जैसे पूरी दुनिया ने एक साथ सांस रोक ली हो। ये कितना मतलब अनोखा ख्याल है ना। हाँ बिल्कुल, और यही तो पाब्लो नेरूदा की जो कविता है कीपिंग क्वाइट या मौन की पुकार कहें, उसकी जान है। हम्म। वो जो एक साथ खामोश होने में जो ताकत है, उसकी बात। हाँ, और ये सिर्फ ऐसी चुप हो जाना नहीं है, बिल्कुल मतलब ये कुछ गहरा है। बिल्कुल, ये एक बहुत सोचा समझा विचार है। नेरूदा जिसे कह रहे हैं, भाई रुको एक पल के लिए। हम्म। वो जो रोज की भागदौड़ है, अपनी अपनी भाषाएं, मशीनें, सब बंद एक पल को। ये अपने आप में एक बड़ी बात लगती है। है ही। तो आज हम इसी कविता के एक काफी दिलचस्प विश्लेषण और स्टडी नोट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पे यही है। अच्छा। और ये नोट्स ना कविता की परतें खोलते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो एहसास क्या देना चाहती है, नेरूदा ने कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, कौन से तरीके अपनाए हैं, और कौन सी लाइनें हैं जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दी हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस बातचीत का मकसद भी यही है कि नेरूदा जो ये खामोशी की बात कर रहे हैं ना, उसे ठीक से समझें। और स्रोत का जो विश्लेषण है वो हमें ये समझने में मदद करेगा कि अगर हम सच में ऐसा करें तो हम इंसानों पर, इस धरती पर क्या असर पड़ सकता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक कविता का विश्लेषण नहीं है, ये कुछ ज्यादा बड़ा सवाल है, जिंदगी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं इस सोच की तह तक जाना। ये बात ही अपने आप में बड़ी अजीब सी लगती है कि कुछ ना करके, मतलब सिर्फ रुक कर हम शायद कुछ पा सकते हैं। हाँ हाँ, कविता इसी तरह की अपील से शुरू होती है ना, बड़े जोरदार तरीके से। हाँ, वो शुरुआत ही ऐसी है कि ध्यान खींच लेती है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 तक गिनना। हाँ, 12 तक। अब ये 12, क्या पता घड़ी के 12 घंटे हों, साल के 12 महीने, या शायद बस एक छोटा सा तय किया हुआ वक्त। असल बात ये है कि ये कोई मजबूरी वाली खामोशी नहीं है। नहीं, आलस वाली भी नहीं। बिल्कुल नहीं। ये जानबूझकर अपनी मर्जी से और सब लोगों का एक साथ, पूरी दुनिया का ठहराव। मतलब काम रोक दो, बोलना बंद कर दो, दौड़ना भागना बंद। लेकिन क्यों? स्रोत इस पर कुछ कहता है। नेरूदा कहते हैं किसी भी भाषा में बात ना करें। ये थोड़ा अजीब नहीं? भाषा तो जोड़ती है हमें। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है और यही बात थोड़ी गहरी होती है। विश्लेषण ये कहता है कि देखो, भाषाएं जोड़ती तो है, पर कभी-कभी अनजाने में बांट भी देती हैं, संस्कृति के नाम पर, देश के नाम पर, पहचान के नाम पर। अच्छा, हाँ ये बात भी है। तो नेरूदा शायद इशारा कर रहे हैं कि अगर हम सब बस एक पल के लिए भाषा से परे चले जाएं, सिर्फ इंसान होने के नाते एक साथ खामोश हों, तो शायद वो कनेक्शन महसूस हो जो इन सब सरहदों से ज्यादा गहरा है। वाह, मतलब खामोशी असल में ज्यादा करीब ला सकती है। शायद। और फिर वो कहते हैं बिना भीड़ के, बिना इंजन के। हाँ, ना लोगों का शोर, न मशीनों का। ऐसा क्यों? अब सोचिए जरा आज की दुनिया को। शोर ही शोर है। हर तरफ शोर, भागम भाग, मशीनों की आवाजें। विश्लेषण कहता है कि ये शोर हमें खुद से दूर करता है। सही बात है। एक दूसरे से भी और प्रकृति से भी। तो नेरूदा जिस पल की कल्पना कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग होगा, एकदम शांत। स्रोत उसे कहता है अनोखा और कीमती क्षण। एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मोमेंट। हाँ। एक ऐसा पल जो शायद हमने कभी महसूस ही ना किया हो, जहां कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बाहरी दबाव नहीं, बस शांति। ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इस खामोशी से होगा क्या? सिर्फ सुकून मिलेगा या कुछ और भी? यहीं पर विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है। अच्छा। हाँ, कहा गया है कि इस सन्नाटे में, इस ठहराव में लोग शायद पहली बार ईमानदारी से खुद को देख पाएंगे। खुद को मतलब आत्मनिरीक्षण। बिल्कुल वही, जब बाहर का शोर बंद होता है ना, तो अंदर की आवाज वो शायद सुनाई देने लगती है। विश्लेषण कहता है कि ये पल ईमानदारी का होगा। कैसे? वो जो हम मुखौटे पहने रहते हैं, बहाने बनाते हैं, वो शायद उस पल में टिक ना पाए। हम शायद अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां ज्यादा साफ देख पाएं। ये तो मुश्किल भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद जरूरी भी। और हो सकता है कि जब हम खुद को इतनी ईमानदारी से देखें तो दूसरों के लिए भी दिल में थोड़ी हमदर्दी जागे। अच्छा। हमें शायद एहसास हो कि भाई हम सब कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, एक ही नाव में हैं। तो ये एक तरह से खुद से और दूसरों से दोबारा जुड़ने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ हमारे मन पर ही पड़ेगा, या क्या बाहर की दुनिया में भी कुछ बदलेगा?
स्रोत कहता है कि असर बड़े जमीनी हो सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ मन की शांति या एहसास की बात नहीं है। विश्लेषण इशारा करता है कि इस ठहराव के असल दुनिया में नतीजे हो सकते हैं। जैसे वो लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हरी युद्ध, गैस वाले युद्ध, आग वाले युद्ध, ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। हाँ, वो शायद एक पल रुक कर सोचें कि ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें कोई बचेगा ही नहीं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। या जैसे मछुआरे जो शायद अनजाने में या लालच में समंदर को चोट पहुंचा रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। हाँ, व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो भी शायद रुकें, सोचें। मतलब ये कि रुक कर सोचने से हम शायद वो काम पहचान पाएंगे जो नुकसान कर रहे हैं हमें या धरती को। हाँ, और शायद उन्हें रोक भी दें। बिल्कुल। ये संयम की बात है, कंट्रोल की। विश्लेषण इस पर जोर देता है, रुकना मतलब अपने कामों की जिम्मेदारी लेना। अच्छा। वो आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहा है वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हाँ, वो अपने जख्मी हाथों को देखेगा। हाँ, वो भी शायद एक पल रुकेगा, अपने जख्मी हाथों को देखेगा। ये क्या है? ये अपने किए का असर खुद पर और दूसरों पर देखने का पल है। और ये छोटे छोटे रुकने के पल, ये संयम शायद बड़ी तबाही को रोक सकते हैं। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सामूहिक असर को जोड़ता है। ये तो कमाल है। मतलब ये खामोशी सिर्फ अंदर का सफर नहीं है, ये बाहर की दुनिया को बदलने की चाबी भी हो सकती है। हाँ, विश्लेषण तो यही कहता है। विश्लेषण ने कविता के कुछ खास विषयों, थीम्स की भी पहचान की है। उनको एक साथ देखें तो शायद और साफ हो। हाँ, बिल्कुल। कई परतें हैं इसमें। एक तो यही कि मौन ये एक नैतिक औजार जैसा है। नैतिक औजार? हाँ, मतलब ये हमें खुद को जानने में मदद करता है और शायद झगड़े कम करता है। फिर वो इंसानी भाईचारे का एहसास, जो भाषा और देशों से परे हैं। हाँ, कि हम सब इंसान हैं। ये खामोशी हमें ये याद दिला सकती है। और जैसा अभी हमने बात की, जिम्मेदारी और संयम का आइडिया। हाँ, ये चुनना कि हम नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं आज की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है उसकी आलोचना भी है। मशीनें, जल्दबाजी। बिल्कुल, आधुनिकता की एक हल्की सी आलोचना, प्रकृति का शोषण, ये सब उसमें झलकता है। लेकिन सिर्फ आलोचना नहीं है ना, कुछ उम्मीद भी है। हाँ, बिल्कुल, बदलाव की उम्मीद भी है। ये सोच के अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा कदम उठाएं, जैसे कुछ देर रुकना, तो बड़े नैतिक बदलाव आ सकते हैं। और आखिर में ये सब जुड़ता है अहिंसा और शांति के बड़े विचार से कि ये खामोशी शायद जंग और जुल्म रोकने का एक रास्ता हो सकती है। हाँ, ये सारे विषय ऐसा लग रहा है जैसे एक धागे में पिरोए हुए हैं। हाँ। और विश्लेषण यही बताता है कि ये कैसे जुड़े हैं। सबसे मजेदार तो वो विरोधाभास है, पैराडॉक्स। हाँ, जिस पर पूरी कविता टिकी है कि आगे बढ़ने के लिए हमें रुकना होगा। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, रुक कर आगे बढ़ना। लगता है, लेकिन विश्लेषण कहता है कि ये ठहराव ही हमें अंदर से बदलने का मौका देता है। अच्छा। जब हम रुकते हैं तभी हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं, अपने कामों के लिए, दूसरों के लिए, इस धरती के लिए। तो ये रुकना एक तरह की तैयारी है बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं। और विश्लेषण इस बात पे बहुत जोर देता है कि ये जिम्मेदारी ये कलेक्टिव है, सामूहिक है, अकेले नहीं। नेरुदा हम वी शब्द इस्तेमाल करते हैं। अब हम 12 तक गिनेंगे, हम सब स्थिर रहेंगे। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। ये एक साझा कोशिश है। जब हम सब साथ मिलकर रुकेंगे तभी शायद वो अनोखा पल बन पाएगा और उसका असर होगा। और नेरुदा अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि भाषा का भी, लिखने के खास तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस। हाँ। विश्लेषण में उनका भी जिक्र है, जैसे वो सीधे सीधे ऑर्डर देते हैं, चलो गिनते हैं, चलो रुकते हैं। हाँ, उसे इम्पेरेटिव मूड कहते हैं, आदेशात्मक। इससे कविता एक अपील जैसी लगती है, एक गुजारिश। और जैसे वो सिर्फ बता नहीं रहे, हमसे कह रहे हैं कि करो। विश्लेषण कहता है कि इससे एक अर्जेंसी, एक जरूरत का एहसास पैदा होता है। और कुछ शब्दों या आइडियाज को दोहराया भी गया है, जैसे रुकना, खामोशी। हाँ, रेपिटेशन, ये उस ठहराव के आइडिया को हमारे दिमाग में पक्का करता है। और वो तस्वीरें जो वो बनाते हैं, इमेजरी, इंजन बंद, भीड़ नहीं, मछुआरे रुक गए, जख्मी हाथ, ये भी बड़ा असरदार है। बिल्कुल, ये हमें उस शांत दुनिया की एक झलक देती है जिसकी वो बात कर रहे हैं। और इसके उलट है आज की शोर भरी दुनिया। हाँ, वो जो कॉन्ट्रास्ट है, विरोधाभास, शोर बनाम शांति, भागदौड़ बनाम ठहराव, ये बदलाव की जरूरत को और उसकी संभावना को
और उभारता है। विश्लेषण में मानवीय करुण का भी जिक्र था शायद, पर्सोनिफिकेशन। हाँ, जैसे धरती हमें सिखा सकती है। Perhaps the earth can teach us. ये प्रकृति को एक टीचर की तरह दिखाता है। और वो मुख्य विरोधाभास, पैराडॉक्स तो है ही, रुक कर आगे बढ़ना। लेकिन इन सब साहित्यिक तरीकों का मकसद क्या है? विश्लेषण बताता है कि ये तरीके मिलके कविता का मूड बनाते हैं, जो शांत है, सोचने पर मजबूर करता है और साथ ही बहुत आग्रह भरा भी है। ये हमें सिर्फ बताते नहीं, महसूस कराते हैं। और कुछ खास लाइनें हैं जिनका विश्लेषण गहरा मतलब खोलता है, जैसे 12 तक गिनो और स्थिर रहो। हाँ, ये सिर्फ चुप रहो नहीं है, ये एक तय समय के लिए जानबूझकर मिलकर किया गया ठहराव है, एक कंट्रोल्ड खामोशी। और किसी भी भाषा में नहीं बोलना। जैसा हमने पहले कहा, ये भाषाओं की दीवारें तोड़ने का तरीका है। विश्लेषण इसे एक गहरे, ज्यादा सच्चे इंसानी जुड़ाव के रास्ते की तरह देखता है। खामोशी में शायद हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएं। और बिना भीड़ के, बिना इंजन के। ये तो सीधी सीधी आज की जिंदगी पर टिप्पणी है। हाँ। विश्लेषण कहता है कि ये भीड़ और मशीनें ये हमें अपने आप से दूर रखती हैं। इस शोर से हटना जरूरी है अगर हम सच में आत्मचिंतन करना चाहते हैं। तो ये सब मिलकर कविता के संदेश को बड़ा पावरफुल बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, कविता का लहजा, टोन भी बदलता है। अच्छा, कैसे? शुरू में जैसे वो हमें मना रहे हैं, फिर वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अंत में थोड़ी चेतावनी भी देते हैं। चेतावनी? किस तरह की चेतावनी? ये कविता के आखिरी संदेश से जुड़ा है क्या? हाँ, विश्लेषण के मुताबिक कविता का अंत हमें एक तरह से आगाह करता है। नेरुदा पृथ्वी का उदाहरण देते हैं कि कैसे सर्दियों में सब कुछ मरा हुआ सा लगता है, पर बाद में जिंदगी फिर लौट आती है। हाँ, as when everything seems dead and later proves to be alive. ये तो उम्मीद जैसी बात हुई। हाँ, ये उम्मीद की किरण है। लेकिन इससे पहले वो कहते हैं कि अगर हम रुकना और खुद को समझना नहीं सीखेंगे, तो हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जो हमें तबाही की ओर ले जा रहा है। कौन सा रास्ता? वो खुद को कभी ना समझ पाने की उदासी और खुद को मौत से डराने की आदत। ये सिर्फ शांति पाने का नुस्खा नहीं है, ये खुद को बचाने का तरीका भी है। विश्लेषण तो यही इशारा करता है। ये ठहराव, ये खामोशी एक मौका है। मौका? हाँ, अपनी जिम्मेदारी समझने का मौका, जल्दबाजी और क्रूरता की जगह शांति और नरमी चुनने का मौका, और शायद इंसानियत की दिशा बदलने का मौका। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कैसे अंदर का बदलाव बाहर के कामों से जुड़ता है। वो कैसे? जब हम रुक कर सोचते हैं, अपनी आक्रामकता को समझते हैं, संयम सीखते हैं, तो हमारे बाहरी काम भी बदलते हैं। कम हिंसा, कम शोषण, ज्यादा हमदर्दी। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये कविता याद दिला रही है कि दुनिया में बड़े बदलाव अक्सर अंदर के शांत संकल्पों से शुरू होते हैं। हाँ, स्रोत का विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचता है। ये अंदरूनी शांति और बाहरी शांति को जोड़ता है। आत्मनिरीक्षण से ही संयम आता है, और संयम से ही हम एक बेहतर बाहरी दुनिया बना सकते हैं। तो इस सारे बातचीत का सार क्या निकलता है? जो पाब्लो नेरूदा की कविता कीपिंग क्वाइट का विश्लेषण हमने देखा, वो हमें बताता है कि एक साथ जानबूझकर लिया गया ठहराव यानी खामोशी, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें आत्मचिंतन की, दूसरों के लिए गहरी सहानुभूति की, और यहाँ तक कि दुनिया में असल बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता छुपी है। ये हमें अपनी जिम्मेदारी याद दिलाती है और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी जगाती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ एक अहम सवाल उठता है। हाँ। विश्लेषण बताता है कि ये ठहराव क्या कुछ हासिल कर सकता है, पर आज की दुनिया जो इतनी तेज रफ्तार है, हर वक्त कनेक्टेड, डिजिटल शोर से भरी हुई, उसमें इस तरह की सामूहिक खामोशी की जो प्रतीकात्मक शक्ति है, वो असल ठोस बदलाव में कैसे बदल सकती है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और क्या नेरूदा ने जिस जल्दबाजी की आलोचना की थी, हाँ, वो आज के जमाने में जहाँ एक पल रुकना भी मुश्किल लगता है, और भी ज्यादा मायने नहीं रखती? ये कुछ ऐसा है जिसपे हम सब अपने आप में सोच सकते हैं। सचमुच ये सवाल हमें अपने साथ ले जाना चाहिए।